हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो बचा हुआ मुगल शासकों से संबंधित कंटेंट रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो है हम मुगल शासकों के अंतर्गत 4 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बाबर 1526 से लेकर 1530, हुमायूं 1530-40 और 1555 से 56, अकबर 1556 से 1605 और जहांगीर 1605 से 1627 के बीच में रहे। उसके बाद जो है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शाहजहां के बारे में 1628 से लेकर 1658 और औरंगजेब के बारे में 1658 से लेकर 1707 के बारे में। इसके अलावा जो है हम कुछ और चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रहेगी एक्स्ट्रा फैक्ट मिसलेनियस में अगर देखा जाए तो वो हम मुगलों का प्रशासन देखेंगे कि किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था थी उनकी, चाहे वो न्याय संबंधी हो, चाहे वो प्रशासन की हो या कहे भू राजस्व की हो या सैन्य व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हम आगे जो है इसमें दो शासक शाहजहां और औरंगजेब के बाद देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट के बारे में पढ़ना। तो इसमें जो है सबसे पहला जो शासक रहेगा शाहजहां। 1628 से 1658 तक इसका शासनकाल रहता है। प्रारंभिक नाम इसका खुर्रम था। 5 जनवरी 1592 में लाहौर में इसका जन्म होता है। जोधाबाई या जगत गोसाई इसकी माता का नाम था। जगत गोसाई जो है इसकी माता का नाम था। तो ये याद रखिएगा। ताजपोशी की बात की जाए तो 1628 में हुई। शाहजहां अपने दक्षिण भारत और विदेश नीति के लिए प्रसिद्ध था। देखिए दक्षिण भारत के लिए क्यों प्रसिद्ध था, तो इस ओर जैसा कि मैं डिस्कस कर ही चुका था कि ऊपर कश्मीर, कंधार, नीचे वाली साइड को सिंध, गुजरात, राजपूत, मालवा, बंगाल, उसके बाद कहा जाए तो खानदेश, असीरगढ़, अहमदनगर वाले कुछ हिस्से और इस तरफ वाले हिस्से जो है असम वाला हिस्सा जो है मुगलों के कंट्रोल में आ चुका था। तो अब जो है जो चीज़ें बची थी वो दक्षिण में ही प्रसार, क्योंकि इस ओर जो है प्राकृतिक सीमा बनाता है हिंदू कुश, और इस दूसरी साइड को देखा जाए तो यहाँ पे उत्तरांचल हिमालय जो है वो सीमा बनाता है, और इस तरफ को देखा जाए तो यहाँ हिमालय। तो अब जो है विस्तार के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं था, तो अब जो है विस्तार दक्षिण की ओर होना शुरू होता है। तो शाहजहां इसीलिए अपने दक्षिण भारत और विदेश नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शासन संभालने के बाद उसे बुंदेलखंड के जुझार सिंह और दक्कन के खान ए जहान लोदी के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो पहले बुंदेलखंड के बारे में जान लेते हैं कि बुंदेलखंड जो है कहाँ पर था। तो बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो देखिए ये भारत का मैप रहेगा। बुंदेलखंड वाला हिस्सा जो है यहाँ पर रहेगा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में ऊपर मध्य प्रदेश के साथ वाला मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड वाला हिस्सा। तो यहाँ जो है जुझार सिंह थे। और बात की जाए दक्कन, दक्कन देखिए ये वाला था। यहाँ विंध्याचल पर्वत और नीचे को सतपुड़ा पर्वत जो है उससे नीचे वाला जो क्षेत्र रहता है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो तीन ओर से समंदर से घिरा हुआ हिस्सा है, वो जो है दक्कन कहलाता था। तो ये याद रखिएगा कि दक्कन जो है पर्टिकुलर एक इनका प्रांत था, लेकिन उसमें जो है वर्तमान के 5-6 राज्य, महाराष्ट्र का ये, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु वाला हिस्सा। तमिलनाडु तो काफ़ी खैर नीचे हो जाएगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है काफ़ी जो है बड़ा भाग जो है दक्कन कहलाता था उस समय। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये जो है दक्कन में खाने जहाँ लोदी के विद्रोह का सामना करता है। उसके बाद देखा जाए तो अपनी ताजपोशी के 3 वर्ष बाद उसकी पत्नी मुमताज महल, जिनका नाम अर्जुमंद बानो था, की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा जो अर्जुमंद बानो थी ये आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां, आसफ खां की बात की जाए, आसफ खां की पुत्री थी, आसफ खान की पुत्री थी। और आसफ खान कोई और नहीं बल्कि जो नूरजहां थी, जहांगीर की पत्नी, उसी का भाई था, नूरजहां का भाई था। तो आसफ खान जो है क्योंकि उसकी पुत्री का विवाह हुआ था इससे, तो शाहजहां जो है उसे अपनी रियासत का वजीर बना देता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। और जो अर्जुमंद बानो बेगम थी उनका 1631 में माना जाता है प्रसव पीड़ा के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं की स्मृति में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाया था। तो ये आप याद रखिएगा। और चीज़ें अगर देखी जाए ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल के बारे में माना जाता है कि इसका जो है निर्माण जिसने करवाया था उसका नाम था उस्ताद ईशा। तो उनका नाम था उस्ताद ईशा, ये चीज़ आप मेंशन कीजिएगा। और जो इसके मिस्त्री थे यानी कि स्थापत्य कलाकार जो थे,
स्थापत्य कलाकार जो थे उनका नाम था अहमद लाहौरी, इनके स्थापत्यकार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ताजमहल के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। उसके बाद आता है सैन्य और राजनीतिक गतिविधियां देखी जाए, दक्षिण भारत अभियान सबसे पहले देखते हैं। तो अहमदनगर को 1633-36 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, कहीं कहीं जो है 1632 भी मिलता है। बीजापुर और गोलकुंडा से संधिया की। उत्तर पश्चिम में देखा जाए, उत्तर पश्चिम सीमा में जो है कंधार को 1638 में जीता, लेकिन 1649 में जो है फारसियों ने पुनः छीन लिया कंधार को वापिस जो है। असफल 3 असफल प्रयास के बाद भी ये वापिस नहीं ले सका था। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोकेशंस आई है, उनके बारे में देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहेगा भारत। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरफ जो है फारसियों का राज्य था, जो हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत है उनसे इस ओर को जो है फारसी थे। और यहाँ पे कंधार था, तो कंधार आ गया एक तो लोकेशन में जो हमने पढ़ा 1638 में जीता था, लेकिन 1649 में वापस छीन लिया गया था। कंधार के बारे में अगर बात की जाए अहमदनगर के बारे में, तो ये वाला हिस्सा जो है अहमदनगर का था। इसके अलावा बीजापुर वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा हो जाता है, और गोलकुंडा जो है यहाँ वाला हिस्सा हो जाता है। तो ये कुछ लोकेशंस है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पुर्तगालियों के साथ संघर्ष होता है। पुर्तगाली हुगली में पुर्तगालियों का जो है पुर्तगालियों के किले को नष्ट करता है और पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर कर दिया। तो हुगली वही नदी जो बंगाल में हम पढ़ते हैं, बंगाल में जो है किस प्रकार से गंगा दो हिस्सों में टूटकर आगे बढ़ती है, एक भागीरथी और दूसरी भागीरथी के नाम से जो आगे चलकर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और हुगली जो है बंगाल में रहते हुए बंगाल की खाड़ी में फिर नीचे जाकर मिलती है। तो वही हुगली नदी जो है वहीं पे पुर्तगालियों के कुछ किले थे उनको नष्ट किया और पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर किया। स्थापत्य कला के बारे में अगर बात की जाए तो शाहजहां का काल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि काफ़ी जो है निर्माण कार्य इसके दौरान हुआ था। प्रमुख निर्माण की बात की जाए तो ताजमहल। ताजमहल सब सफेद संगमरमर से निर्मित विश्व धरोहर है। इसके बारे में याद रखिएगा कि पित्रादुरा तकनीक है इसमें। इसके अलावा देखा जाए तो फोर शॉर्टनिंग तकनीक है। पित्रादुरा तकनीक कुछ नहीं, जड़ाऊ काम किया जाता था इसमें, पत्थर लगे हुए या मतलब इस प्रकार से चमकाया जाता था कार्य को, जैसे मतलब एक टाइल होगी उसमें काफ़ी फ्लावर वगैरह बनाए जाएंगे इस प्रकार से, और उसमें जो है रत्न जड़ दिए जाते थे बीच बीच में, तो वो पित्रादुरा थी। और फोर शॉर्टनिंग तकनीक इस प्रकार से थी कि मतलब इस प्रकार से अभिलेख लिखे जाएंगे कि दूर से देखने पे तो वो मतलब दूर से देखने पे वो छोटे लगेंगे, लेकिन पास आएंगे तो काफ़ी बड़े जो है चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर आप ताजमहल की मीनारों को देखेंगे तो इसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट उनमें भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी उन्नत तकनीक का प्रयोग जो है ताजमहल को बनाने में किया गया था। आगे चलते हैं। आगे इसके स्थापत्य कार्य के बारे में देखा जाए तो लाल किला दिल्ली में, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास जैसी दो सभागृह मिलते थे देखने को। लाल किले के बारे में भी मैं आपके साथ ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि लाल किले भी दो थे। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। जामा मस्जिद के बारे में बात की जाए तो जामा मस्जिद दिल्ली में है, लेकिन अगर पूछा जाए आगरा का जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो आगरा का जामा मस्जिद जो है इसकी पुत्री जहां आरा के द्वारा बनवाया गया था। तो ये चीज़ भी जो है आप ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए तो मोती मस्जिद आगरा में बनवाया था इसने, और शालीमार बाग जो है लाहौर में फारसी शैली का उद्यान था। फारसी शैली का क्यों प्रभाव देखने को मिला, तो देखिए इस प्रकार से फारसी क्योंकि इस तरफ थे, तो जब भी दो संस्कृतियां मिलेगी तो आपको उनके गुण एक दूसरी संस्कृति में मिश्रित होते हुए दिखाई ही देंगे। इस प्रकार से फारसी शैली जो है प्रभावित होंगे, और उसी प्रकार से जो है इन्होंने बाग का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। मुख्य वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी थे, तो ये चीज़ हमने मेंशन कर दी है ऊपर ताजमहल के बारे में पढ़ाते समय। उसके बाद धार्मिक नीति और संस्कृति के बारे में देखा जाए तो शाहजहां ने पिता जहांगीर की तुलना में कम सहिष्णु नीति अपनाई, यानी कि इसका जो झुकाव था वो मुस्लिम धर्म की जो है तरफ ज़्यादा था एज कम्पेयर टू हिंदू धर्म देखा जाए। मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाई, विशेषकर शाही भूमि पर। जो मंदिरों को पहले शाही भूमि दी जाती थी कि आप यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कर सकते हैं, उस पर इसने रोक लगा दी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसका पुत्र दारा शिकोह धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक था, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो याद रखिएगा ये गुण ही दारा शिकोह का जो है विनाश का कारण बनता है। जो वो शाहजहां के बाद शासक नहीं बन पाया, यही गुण था उसका, धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि वो वैदिक धर्म के या सनातन धर्म के ज्ञान विज्ञान से इतना प्रभावित हो गया था कि वो उनका क्या है उपनिषदों का अनुवाद करवाने लगता है, उस ज्ञान को वो पढ़ने लगा था।
उसके बाद अगर देखा जाए इसी का फ़ायदा जो है, इसकी धार्मिक सहिष्णुता का फ़ायदा ही जो है उलेमाओं को भड़काने में औरंगजेब ने उठाया था। तो बात करते हैं कि इसने फ़ारसी में क्या-क्या अनुवाद करवाए थे दारा शिकोह ने, तो उपनिषदों का, योग विशिष्ट का, उसके बाद भगवत गीता का। तो इन सभी चीज़ों का इसने फ़ारसी में अनुवाद करवाया था, जिसमें उपनिषदों का सरे अकबर के नाम से, महान रहस्य जिसका अर्थ था, उसके नाम से जो है सरे अकबर के नाम से उपनिषदों का जो है फ़ारसी अनुवाद करवाया गया था। आगे चलते हैं, कलाओं चित्रकला और फारसी साहित्य को संरक्षण दिया था शाहजहां ने। प्रशासनिक कार्य के बारे में अगर देखा जाए तो दीवान बख्शी, मीरे सामान जैसे पदों को संगठित किया था। तो इतना इंपॉर्टेंट जो है ये कार्य इसका नहीं रहेगा। उसके बाद उत्तराधिकार संघर्ष के बारे में देख लिया जाता है। तो उत्तराधिकार संघर्ष की बात की जाए तो होता क्या है वास्तव में, सितंबर के आसपास की बात है, सितंबर 1657 के आसपास की बात है, जब धीरे धीरे जो है शाहजहाँ क्योंकि वृद्ध भी हो चला था और इसका जो है स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। जब स्वास्थ्य गिरना शुरू होता है तो उसके बाद जो है एक समय सितंबर में ऐसा होता है कि इसकी मृत्यु की झूठी खबर फैलना शुरू हो जाती है। तो दारा शिकोह जो केंद्र में बैठा था, जो शाहजहाँ के साथ ही रहता था, उसके बाद औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, मुराद की बात करें तो गुजरात का सूबेदार था, और सूजा जो था वो बंगाल में बैठा था। तो अब ये सभी लोग जो है दिल्ली या आगरा की तरफ कहा जाए, दिल्ली में शाहजहांबाद जो था 1638, जिसकी नींव जो है यमुना किनारे इसके द्वारा रखी गई थी, तो वहाँ की ओर ये बढ़ना शुरू होते हैं ताकि जो है गद्दी पर कब्जा किया जा सके। तो इसी क्रम में क्या होता है कि अब इन सब के जो है उत्तराधिकार संघर्ष होंगे, यानी कि युद्ध होंगे, आपस में लड़ेंगे। और इनके लड़ने का कारण क्या है, देखिए वैदिक धर्म में क्या था, वैदिक धर्म में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो बड़े पुत्र का कॉन्सेप्ट चलता है कि राजा की मृत्यु जब होगी तो उसका बड़ा पुत्र गद्दी का हकदार होगा, और बड़े पुत्र की अगर मृत्यु हो जाएगी और उसका कोई पुत्र नहीं होगा तब छोटे पुत्रों का जो है नंबर आता था कि हाँ वो शासक बन सकता है। लेकिन जो इस्लाम है वो योग्यता को मानता है, और योग्यता उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है शाहजहाँ के 4 पुत्रों में भी युद्ध होते हैं कि जो योग्य होगा वो खुद अपना पद प्राप्त कर लेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए ये चारों लड़ते हैं और बाद में जो है औरंगजेब की विजय होती है। खैर, उत्तराधिकार संघर्ष को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो है हम शाहजहाँ के बारे में मेंशन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक जो है एक प्रसिद्ध सिंहासन जो है शाहजहाँ ने बनाया था, जिसे कहा जाता है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन बना कहा जाता है जिसे। और ये सिंहासन जो है किसने बनवाया था, तो बेबादल खान ने बनवाया, या बेबादल खान ने बनाया था। ठीक है, तो एक पॉइंट आप ये इसके बारे में याद रखिएगा। इसके कुछ प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकारों में अगर बात की जाए तो मोहम्मद फ़कीर, मोहम्मद फ़कीर फ़कीर और संगीतज्ञ भी थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट। तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लाल खां, जिसको इसने गुण समंदर की उपाधि दी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा। और उसके बाद अगर संगीतज्ञों में ही देखा जाए तो जगन्नाथ, जो हिंदी के कवि भी थे, उनको जो है इसने उपाधि दी थी महाकवि राय की उपाधि, महाकवि राय की उपाधि भी दी थी। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा कि 2 संगीतज्ञ जो है इसके दरबार में थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक दारुल बका नाम से दिल्ली में इसने कॉलेज बनवाया था। दारुल बका नाम से दिल्ली में कॉलेज बनवाया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जहाँ आरा के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं कि जामा मस्जिद, जहाँ आरा, जामा मस्जिद जो आगरा में बनवाया गया था वो इसी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। इसके अलावा इसके 2 प्रमुख सूबेदार आ जाते हैं जो दक्कन में काफ़ी प्रभाव रहा था जिनका दक्कन में। तो देखिए पहला जो आएगा वो आएगा महाबत खान, महाबत खान जिसे इसके द्वारा खाने खाना की उपाधि दी गई थी, पहला पॉइंट। और दूसरा मीर जुमला, एक अन्य इम्पोर्टेंट सरदार जो है सरदार था जो दक्कन में अपॉइंट किया गया था इसके द्वारा। इसके अलावा जो है खास कुछ इसके बारे में इतना ज़्यादा है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराधिकार के संघर्ष को देखा जाए तो 1657 में शाहजहाँ बीमार हुआ, उत्तराधिकार के युद्ध के लिए युद्ध छिड़ा। उत्तराधिकार युद्ध की बात की जाए तो प्रमुख लड़ाइयाँ, बहादुरपुर का युद्ध हुआ बनारस के पास फरवरी 1658 में दारा शिकोह और सूजा के मध्य। फिर अगला युद्ध जो है धर्मत का युद्ध होता है उज्जैन में 1658 अप्रैल के दौरान दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद के मध्य।
फिर उसके बाद जो है शामूगढ़ का युद्ध होता है आगरा में मई 1658 में, दारा शिकोह औरंगजेब और मुराद के मध्य। और फिर खजुआ का युद्ध होता है इलाहाबाद के समीप, जहाँ पे दिसंबर 1658 में औरंगजेब और शुजा के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। और सब में जो है जीत किसकी होती है, तो औरंगजेब की हो रही होती है। तो इसमें जो है देवराई का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसने उत्तराधिकार डिसाइड किया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो मार्च 1659 में जो है औरंगजेब दारा शिकोह के बीच लड़ा जाता है, और इसमें जो है दारा शिकोह हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। और जब दारा शिकोह हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, 1658 में औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई, ताजमहल के पास उसे दफनाया गया। खैर उससे पहले थोड़ी सी चीजें जो है दारा सिक्कों के बारे में जान ली जाती है। जान ली जाए तो देखा जाए तो इसकी मृत्यु होती है 30 अगस्त 1659 को इसकी मृत्यु होती है। तो जैसे ही ये जो है जीतता है इस चीज जो देवराई का युद्ध था, उसको जीतने के बाद जो है इसको ऐसा बताता है कि ये काफिर था, इसने जो है दूसरे धर्म की ओर इसकी दिलचस्पी थी। तो अगर ये शासक बन जाता तो ये जो है सल्तनत को या रियासत को बर्बाद कर देता, तो इसलिए जो है इसकी हत्या करवा दी जाती है धर्म के नाम पर, दारा शिकोह की। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे, जब ये निर्वासित था मार्च से लेकर 30 अगस्त के बीच में, ये कहाँ रहता है, तो कंकबाड़ी। कंकबाड़ी जो जयसिंह द्वितीय का किला था, जयसिंह द्वितीय का किला था। कहाँ पे, अलवर राजस्थान में ये किला था। अलवर राजस्थान में ये किला था। तो वहां पे ये निर्वासित जीवन जीता है, और उसके बाद जो है इसकी मृत्यु 30 अगस्त 1659 में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है औरंगजेब 1658 में औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई, ताजमहल के पास उसे दफनाया गया। और माना जाता है कि 1666 में जब उसकी 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई या 74 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई, तो कहा जाता है कि उसके उसको दफनाने वाले जो थे कोई और नहीं था, मतलब ना औरंगजेब आया था ना ही कोई दूसरा आया था, बल्कि उसके नौकरों ने जो है उसको ताजमहल के पास दफनाया था। तो ये भी हमें सिखाने को, मतलब हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति की किसी प्रकार से कोई सम्मान नहीं होता, बल्कि उसके ओहदे का सम्मान होता है। तो ये चीज़ जो है शाहजहां से शिक्षा हम ले सकते हैं, शाहजहां के जीवन से ये शिक्षा हमें मिलती है। उसके बाद औरंगजेब के बारे में देखते हैं। काफ़ी विवादित इतिहास, इतिहास में काफ़ी विवादित जो है शासक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे ऑल्सो नोन एज आलमगीर और जिंदा पीर। तो जिंदा पीर क्यों, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के बारे में जो है काफ़ी कुछ चीज़ें, अगर कहा जाए तो इस्लाम धर्म को काफ़ी फॉलो किया करता था, और एक मतलब पीर की भांति अपना जीवन, सादा जीवन जिया करता था। तो उस प्रकार से इसको जिंदा पीर की उपाधि दी जाती है। फिर आलमगीर की उपाधि आलमगीर की भी इसे उपाधि प्राप्त थी। और आगे देखा जाए तो लंबे समय तक शासन करने वाला अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। पूरा नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। जन्म होता है 3 नवंबर 1618 दाहोद गुजरात में। पिता शाहजहां और माता का नाम था मुमताज महल। प्रमुख बिंदु अगर इसके बारे में देखा जाए तो औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की। सत्ता प्राप्त की विशेष रूप से दारा शिकोह को हराया, जो शाहजहां का प्रिय पुत्र था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। औरंगजेब ने इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार शासन किया। दरबार में संगीत तथा नृत्य पर प्रतिबंध लगाया। धार्मिक रूप से रूढ़िवादी और असहिष्णु था, यानी कि किसी भी धर्म, मतलब मुस्लिम धर्म के प्रति यह कट्टरवादी था, और किसी धर्म का ना सम्मान करता था और ना ही किसी और धर्म को यह मानता था। कठोर प्रशासक था। सेना एवं युद्ध नीति में निपुण था। तो इसके बारे में अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। इसका जो है 2 बार, याद रखिएगा, 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, जिसमें पहली बार जुलाई 1658 में हुआ था आगरा में, और दूसरा जब देवराई का युद्ध जीत जाता है तो जून 1659 में दिल्ली में इसका क्या होता है, पूना से राज्याभिषेक होता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसके बारे में, तो दिल रासो बेगम इसकी पत्नी का नाम था। दिल रासो बेगम पत्नी का नाम था, और ये फारस राजकुमारी थी। अब जो है फारस, क्योंकि इसका विदेशी जो कहे इसका पड़ोसी राज्य था। फारस जो है इसका पड़ोसी राज्य था, तो उसके साथ जो है मित्रता के लिए इसने फारसी जो राजा थे उनकी पुत्री दिलरासो बेगम से इन्होंने विवाह कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो 1679 में गैर मुस्लिमों पर जजिया को
कर पुनः लागू किया। यह कर जो है अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए अगर जजिया के पूरे इतिहास की बात की जाए तो अ, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जजिया की हम यहीं पे पूरा जो है ये हिस्ट्री और कब एंड होगा पूरी तरह से उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए जजिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध में लगाया जाता है। सिंध, क्योंकि सिंध में जो है हम देखेंगे इस चीज़ को पूर्व मध्यकाल में, सिंध वाला हिस्सा यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था 1712 में तो जजिया लगाया गया था। उसके बाद जो है जजिया को हटा दिया गया और आगे जो है उसके बाद देखने को मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जजिया लगाया जाता है और फिर उसके बाद अकबर इसे 1564 में हटा देता है। उसके बाद पुनः 1679 में जो है इसके द्वारा जजिया आरोपित किया जाता है या कहे थोपा जाता है गैर मुस्लिमों पर, और उसके बाद में चलकर जहांदार शाह के समय में या माना जाता है कहीं कहीं जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके समय में जो है जजिया को समाप्त किया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, जजिया का ये पूरा इतिहास था, इस प्रकार से आगे बढ़ा और कब वो समाप्त हुआ वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया और दक्षिण भारत में मुगल विस्तार जो है किया। तो ये था औरंगजेब। उसके शासनकाल में उसे मराठों, शिवाजी एवं संभाजी राजपूतों और सिखों से कड़ा विरोध मिला। शिवाजी ने दक्षिण में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख शक्ति को संगठित किया। तो ये जो है उसके राजनीतिक जीवन के बारे में था। लेकिन कुछ चीज़ें जो है मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी ब्रीफ था इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें जो है विस्तार पूर्वक इसमें देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। शिवाजी के बारे में बात की जाए तो शिवाजी जो है 1628 में इनका जन्म होता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये पहले इनके पिता जो है अहमदनगर के अधीन वजीर कहे तो सूबेदार थे, लेकिन जैसे ही अहमदनगर मुगलों के कंट्रोल में आता है तो वो बीजापुर के अंडर चले जाते हैं। बीजापुर के अंडर छोटे से सूबेदार थे और पुणे का सूबा जो है उनको मिलता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि पुणे के सूबा को छोड़ के जो है वो आदिल शाह की नौकरी करना पसंद करते हैं और वहाँ का जो सूबेदार था वो शिवाजी को नियुक्त कर देते हैं पुणे का। तो धीरे धीरे शिवाजी जो है नीचे दक्षिण वाले क्षेत्र में पुणे वाले इलाके में जो है धीरे धीरे पैर पसारना शुरू करते हैं और औरंगजेब के समय तक काफ़ी विस्तार उन्होंने कर लिया था। बीजापुर और अहमदनगर के साथ उनके लगातार जो है संबंध कभी बेहतरीन रहते तो कभी खराब रहते। जब भी मुगल दक्षिण की ओर कब्जा करने की कोशिश करते तो संबंध इनके सुधर जाते थे, लेकिन वैसे वो आपस में लड़ते रहते थे। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती रही। तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए शिवाजी के बारे में देखिए सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ उस समय डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम यहीं तक रहते हैं कि औरंगजेब के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो देखिए औरंगजेब जब ये पूरी तरह से अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं तो औरंगजेब इन्हें रोकने के लिए जयसिंह को भेजता है और जयसिंह इन्हें हरा देते हैं। तो पुरंदर की जो है संधि होती है, पुरंदर की संधि जो है इनके साथ होती है और संधि कब होती है? 22 जून 1665 को संधि होती है। इसके अलावा फिर जो है इनको 1666 में जो आगरा में दीवाने खास था वहाँ पर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब जो है इन्हें बंदी बना लिया जाता है और औरंगजेब इन्हें बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर जो है फिर जयसिंह को जो है पत्र भेजता है कि किस प्रकार का व्यवहार जो है शिवाजी के साथ करना चाहिए। तो जब तक जयसिंह किसी प्रकार का उत्तर भेजता उससे पहले ही जो है शिवाजी वहाँ से भाग निकलते हैं और जयसिंह ने अपने उत्तर में यही भेजा था कि इसके साथ जो है सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। लेकिन वो जो है इन चीज़ों को नहीं समझ पाता और संबंध बिगाड़ देता है शिवाजी के साथ। खैर देखेंगे सारी चीज़ें किस प्रकार से आगे जो है चीज़ें बढ़ती है, लेकिन याद रखिएगा कि 1689 में अगर बात की जाए 1689 यहाँ पे संभाजी की मृत्यु कर हत्या कर जो है संभाजी की हत्या कर ये मराठा साम्राज्य पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा मराठों के संदर्भ में। तो ये मराठों के साथ इसके संबंध थे। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो जाट लोकेशन देखेंगे इन सब की। जाट जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पे दो लोग थे, एक था गोकुल और दूसरा था राजा राम। इन दोनों ने मिलकर जो है 1670 में अ, जो औरंगजेब की यानी कि मुगल जो रियासत थी उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया और एक युद्ध होता है तिलपत का युद्ध। उसमें जो है गोकुल की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद जाट पुनः जो है विखंडित हो जाते हैं। लेकिन पुनः 1685 में ये जो है
राजा राम के नेतृत्व में पुनः संगठित होंगे और उसके बाद जो है फिर विद्रोह करेंगे, लेकिन विद्रोह को पुनः औरंगजेब के द्वारा दबा दिया जाता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि आसपास में ही भरतपुर एक राजवंश होता है, जिस जो जाटों का ही जो है एक छोटा सा साम्राज्य था। वो किसके नेतृत्व में बनता है, तो उसके राजा का नाम था चूड़ामन। चूड़ामन के नेतृत्व में एक भरतपुर राजवंश की नींव पड़ती है, और ये चूड़ामन जो था इसी राजा राम का भतीजा था। तो इसने जो है इस भरतपुर राजवंश की नींव रखी थी, और ये औरंगजेब के समय में ही पड़ गई थी। तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि मराठा विद्रोह करना शुरू कर चुके हैं, जाट विद्रोह करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद बात की जाए तो सिखों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्यों विद्रोह करना शुरू कर दिया? क्योंकि सिखों के गुरु जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है उनका सिर कलम करवा दिया था इसने 1675 में। और उसके बाद उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 में जो है खालसा की स्थापना करते हैं, और उसके बाद जो है निरंतर जो मुगलों के साथ वो संघर्ष में रहते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने मुगलों को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा देखा जाए तो बीजापुर को इसने समाप्त कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि बीजापुर 1686 में समाप्त कर दिया गया था, और उसके बाद गोलकुंडा भी इसने जीत लिया था। गोलकुंडा 1687 में जीत लिया था। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट राज्य थे उस समय, तो इनको देख लेते हैं। तो देखिए एक बार जो है फटाफट से रिवीजन करेंगे लोकेशन के जरिए। तो देखिए यहाँ पे जो है दिल्ली के आसपास जाट क्षेत्र था, यहाँ पंजाब में सिख उदय हो रहे हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो मराठों का क्षेत्र। इसके अलावा देखा जाए इस ओर देखा जाए तो बीजापुर वाला, और यहाँ पर देखा जाए तो गोलकुंडा का क्षेत्र था। और बचा कौन इस ओर? पूरी तरह से मुगलों का जो शेष हिस्सा था वो मुगलों के पास था, और इस ओर देखा जाए तो फारस के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तो ये जो बाकी जो छोटे छोटे साम्राज्य इसके समय में ही जो है उदित होना शुरू होते हैं, और उसके बाद देखने को मिलता है कि यही साम्राज्य जब केंद्र कमजोर होगा और अयोग्य शासक आना शुरू होंगे। हालांकि इसी के समय में जो है ये क्षेत्रीय राज्यों के रूप में उभरना शुरू हो गए थे, क्योंकि क्या था कि इसका जो जीवन था उसको दो कालों में देख सकते हैं। एक तो जब ये गद्दी पर बैठा 1658 से लेकर 1680 तक, तो दक्षिण में विद्रोह होते रहे। लेकिन जब ये दक्षिण में आया, और दक्षिण 1680 से लेकर 1707 के बीच में जब ये दक्षिण में रहा, तो उस दौरान उत्तर में जो है राज्य उभरने लगे। तो इस तरह से राज्य की जो है जिसको कहते हैं बिखरने की नींव इसी के समय पड़ गई थी। आगे देखते हैं। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक था, लेकिन उसकी कठोर नीतियों के कारण साम्राज्य शीघ्र ही कमजोर होने लगा। और ये मैंने बता दिया कि क्यों जो है साम्राज्य कमजोर हुआ। निर्माण कार्यों के बारे में देखा जाए तो बादशाही मस्जिद लाहौर में, और बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में, यह उसकी पत्नी रबिया उद दुर्रानी की याद में बनवाया गया था, जो ताजमहल की अनुकृति था। यह कहा जाता है बेकार नकल था, फूहड़ नकल था। तो बीबी का मकबरा, और ये रबिया उद दुरानी कौन थी? तो ये वही थी दिलरासो बेगम ही, जो फारस की, जिनके साथ इनका 1637 में विवाह संबंध हुआ था। और 1679 में जो है उनके द्वारा औरंगाबाद में ये बीबी का मकबरा बनवाया गया था, जो ताजमहल की एक नकल थी। तो इस प्रकार से जो है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने मेंशन कर ली। याद रखिएगा कि इनका एक पुत्र हुआ अकबर, उसने जो है दुर्गा सिंह के कहने पर विद्रोह किया था इनके खिलाफ। तो एक पॉइंट ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें पीडीएफ में देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई तो हम उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। मृत्यु देखी जाए तो 3 मार्च 1707 को हुई अहमदनगर महाराष्ट्र में, और समाधि खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा वर्तमान में रोजा कहा जाता है खुलदाबाद को। उसने फतवाए आलमगीरी नामक इस्लामी विधि ग्रंथ जो है तैयार करवाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि फतवा ये आलमगीरी नामक इस्लामी ग्रंथ था। 1663 में इसने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। 1669 में झरोका दर्शन को प्रतिबंधित किया था। झरोका दर्शन क्या था? तो झरोका दर्शन और कुछ भी नहीं था, बल्कि बादशाह जो क्या था अकबर के समय शुरू हुआ था, कि बादशाह बालकनी में खड़ा होकर अपनी रानी के साथ जो है दर्शन दिया करता था जनता को। तो कुछ भगवान के कॉन्सेप्ट से संबंधित चीजें थी ये। उसके बाद देखा जाए 1670 में तुलादान सम्राट का तोलना, यानी कि सोने चांदी, जो तुलादान है हिंदू धर्म से लिया था एक्चुअल में अकबर ने प्रभावित होकर। तो उसमें क्या किया जाता था कि जब सम्राट का जन्मदिन होता था उस दिन उसे सोने और चांदी से तोला जाता था। तो उसे तुलादान, तो क्योंकि अब साम्राज्य के पास इतना आर्थिक धन भी नहीं रहा था कि उसको दान किया जा सके, अकबर मतलब औरंगजेब के वजन के बराबर जो है सोना चांदी दान किया जाए,
तो इतना धन जो है अब रियासत के पास नहीं बचा था, तो इसलिए इसको बेकार मानते हुए उसने बंद कर दिया था। 1679 में जजिया को पुनः स्थापित किया था। तो ये कुछ चीज़ें जो है इसके बारे में रहेगी, और आगे अगर देखा जाए तो आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले संगीत पर पाबंदी लगाई थी। देखिए, संगीत पर पाबंदी, उसके संगीत पर पाबंदी लगाने वाली बात को जो है धर्म से जोड़कर देखा जाता है कि इस्लाम धर्म में जो है संगीत की बिल्कुल मनाही थी, इसलिए जो है क्योंकि वो कट्टरवादी था, इसलिए वो संगीत को जो है बंद कर देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फारसी की सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें इसके समय में नहीं लिखी जाती, पहला पॉइंट। दूसरा, ये स्वयं वीणा बजाता था। लेकिन इसके जो संगीत पर पाबंदी लगाने के दो कारण हो सकते थे। एक, धन की कमी थी, तो अब ये संरक्षण नहीं दे सकता था संगीतज्ञों को। और दूसरा जो कारण माना जा सकता है वो ये था कि इसके समय में अगर आपने देखा होगा कि हर समय जो है एक प्रकार से कहे तो मतलब एक प्रकार से नाखुशी सी छाई हुई है, हर तरफ विद्रोह हो रहे हैं, और डेली का डेली जो है इसे नए नए विद्रोहों के बारे में सुनने मिल रहा है, कुछ ना कुछ बुरी खबरें जो है इसके साम्राज्य में इसको लगातार देखने सुनने को मिलती है। तो ऐसे में कौन सा सम्राट होगा जिसका मन जो है संगीत पर मतलब संगीत सुनने के लिए करेगा। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें थी। जैसे आप मान के चलिए आज भी अगर घर में कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है तो कौन चाहता है कि मनोरंजन किया जाए, तो उसी प्रकार के हालात इसके दरबार के भी हो रखे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी धार्मिक नीति के बारे में, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है दारुल हर्ब, देखिए दारुल हर्ब को कहा जाता है काफिरों का देश। ये क्या होता है? तो काफिरों का देश मतलब जहाँ पर मुस्लिमों का साम्राज्य ना हो, तो इसलिए जो है दारुल इस्लाम बनाना चाहता था वो भारत को, कि सब इस्लाम के रंग में रंगे हो। तो दारुल इस्लाम जो है ये भारत को बनाना चाहता था। इसी क्रम में इसने 1665 में मंदिरों को तुड़वाने की जो है मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया था। इसमें मुख्यतः जो मंदिर थे वो पाटन का सोमनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर विश्वनाथ मंदिर, और कहा जाए तो बनारस का केशव देवराय मंदिर था। तो ये तीन प्रमुख मंदिरों को तोड़ने का जो विशेषकर जो उल्लेख मिलता है वो औरंगजेब के समय में मिलता है। लेकिन एक और देखा होगा आपने कि इस समय जो है यहाँ दिल्ली के आसपास जाट साम्राज्य और इस ओर जो है सिख साम्राज्य बन रहा है। तो पाटन गुजरात में यहाँ, और मथुरा मथुरा देखिए इस क्षेत्र में है, और बनारस भी इसी क्षेत्र में। तो ये सब जो है जाट विद्रोही जो थे उनके धीरे धीरे क्या होने लगता है, जाट विद्रोहियों का जो है केंद्र बन चुके थे मंदिर। जिस प्रकार से हमने देखा था कि कैसे भिंडरवाला ने अमृतसर के किले को कब्जे में किया था, उस दौरान ये चीजें हुई थी। तो उसी प्रकार से ये भी जो मंदिर थे इस समय तक विद्रोहियों के केंद्र बन चुके थे, विद्रोह के केंद्र बन चुके थे। इसलिए एक जो है राजनीतिक कारण भी इसके पीछे माना जाता है, कि राजनीतिक कारण जो है इसके पीछे माना जाता है कि उसने जो है किसी धर्म से प्रभावित ना होकर, बल्कि उसने क्योंकि ये विद्रोहियों के अड्डे बन चुके थे इसलिए जो है मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। अगर ये पूरी तरह से धार्मिक कट्टर होता तो माना जाता है कि कामाख्या देवी मंदिर जो असम में था उसके निर्माण में या पुनर्निर्माण के लिए ये पैसा नहीं देता। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि क्यों, अगर ये धार्मिक कट्टर था तो क्यों पुनर्निर्माण जो है हिंदू मंदिरों का करवा रहा है। तो इस प्रकार से खैर ये तो इतिहास के विवादित पन्नों की बातें हैं, तो इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इतिहासकार अपने अनुसार खुद देख लेंगे। हम तो इतिहासज्ञ है जो इतिहास पे सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, कलमा खुदवाना, क्योंकि इसको भी जो है एक विवादित चीज़ ये भी है कि जो औरंगजेब था क्योंकि मुस्लिम धर्म से संबंधित था, और मुस्लिम धर्म जो है मानता है कि किसी प्रकार की चीज़ें जो है सिक्कों पर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि इसने कलमा खुदवाना बंद कर लिया था। लेकिन ये कारण नहीं था, क्योंकि जो है कलमा जो है कुरान से संबंधित होती थी, कुछ आयतें लिखी होती थी इसके ऊपर या कुछ और चीज़ें होती थी। तो अगर सिक्के कभी पैर के नीचे भी गिरते थे तो माना जाता है कि कुरान में लिखी आयतें एक प्रकार से भगवान का या जो अल्लाह का आवाहन है, तो उस प्रकार से अगर वो चीज़ें पैर के नीचे आती रहेगी तो उनका अपमान होगा वो। तो इस कारण से उसने बंद करवाया था, एक ये भी तर्क इतिहासकार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें देखी जाए तो ये एक सुन्नी मुसलमान था, एक सुन्नी मुसलमान था ये। और इसका जो दूसरा नाम था वो जिंदा पीर भी था। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो फ्रैंकोइस बर्नियर नाम का, फ्रैंकोइस बर्नियर,
बर्नियर नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति इसका डॉक्टर हुआ करता था और इसके समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति और मनसबदार मनसबदार थे या सूबेदार थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है औरंगजेब से इंपॉर्टेंट बन सकती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखते हैं मुगल प्रशासन के बारे में, और प्रशासन को समाप्त करते ही जो है हम पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के बारे में सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो फिर जो है ये लास्ट वीडियो आज जो है मुगलों के बारे में रहेगी। तो प्रशासन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अगर इसके प्रशासन के बारे में देखा जाए, मुगलों के प्रशासन के बारे में, तो देखिए सबसे पहले साम्राज्य, उसके नीचे साम्राज्य के नीचे जो है सूबे, सूबा, उसके बाद जो है सरकार, सरकार के नीचे परगना, परगना से नीचे अगर बात की जाए तो महाल देखने को मिलता है, महाल से नीचे जो है दस्तूर, या बात की जाए इसी को जिला कहा जाता था, और इससे नीचे ग्राम, जिसे माबदा या दीह भी कहा जाता है, दीह। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और एक ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो थी। तो यहाँ पे अगर साम्राज्य की बात की जाए तो साम्राज्य आपको पता है मुगल साम्राज्य। सूबा जो है मान के चलिए कि वर्तमान का भारत देश हो गया। सूबा राज्य जो वर्तमान में 28 राज्य है। सरकार की बात की जाए तो सरकार में जो है जिला, फिर तहसील। ये जिला वर्तमान जो नीचे मालदा के नीचे जो है, महाल के नीचे जो जिला लिखा गया है, ये अलग है वर्तमान के जिले से। तो सरकार को जो है जिले के समान रखा जाता था उस समय। तो जो वर्तमान का जिला है वो उस समय की सरकार था, और जो दस्तूर है और वो जो जिला है वो ग्रामों का समूह हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा फर्क है इन दोनों में, लेकिन शब्द जो है सेम आ जाते हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो जिला और तहसील इस प्रकार से। यहाँ पे कुछ जो इनके प्रमुख जो अधिकारी थे, अगर बात की जाए तो सूबेदार जो शांति स्थापित करने के लिए था, दीवान जो राजस्व के बातचीत करता था, या राजस्व की जो सारी देखरेख था वो इसी दीवान के द्वारा की जाती थी। आपने देखा होगा कि एकता प्रणाली क्यों इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाई, क्योंकि एकता प्रणाली में क्या था, जो इक्तादार था उसको वहाँ के फौजदारी राइट और उसके राजस्व राइट दोनों उसी के पास थे। लेकिन सूबेदारी इसमें देखा जाए मुगल प्रशासन में, तो सूबेदार के पास केवल फौजदारी राइट है और दीवान के पास केवल राजस्व के अधिकार है। तो दीवान जिसके पास पैसा है उसके पास पावर नहीं है, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा नहीं है। तो विद्रोह के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। तो ये चीज़ जो है इक्तादारी प्रथा से इसे बेहतर और अलग बनाती है। सूबे के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे फौजदार होता था। सूबे के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। ये चीज़ जो है सूबे के ऊपर तो सम्राट बैठेंगे जिसे बादशाह कहा जाता था, और ये सूबे के बारे में। और जिले के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे फौजदारी के लिए फौजदार, और दीवान के रूप में जो है आमिल, दीवान के नीचे आमिल आता था, आमिल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो प्रमुख अधिकारी, अगर तहसील में देखा जाए तो तहसील में सिकतादार था। ये मान के चलिए आज के तहसीलदार की बातचीत हो रही है, और ये आज के डीसी की बातचीत हो रही है। वर्तमान डीसी के पास फौजदारी और राजस्व दोनों ताकतें होती है, लेकिन उस समय डीसी के पद जो है दो पदों में बंटा हुआ था। जो वर्तमान के डीसी है उनका पद दो पदों में बंटा था, जिसमें फौजदार जो फौजदारी ताकतें, और जो आमिल था वो राजस्व की जो पावर होती थी वो अपने पास रखता था। इसके बाद जो है ये इनके प्रशासन से संबंधित चीज़ रहेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ रहेगी कि सरकार और परगना के बीच में एक नई चीज जो जोड़ी गई थी वो चकला शामिल कर दिया था। और एक किसने जोड़ी थी नई इकाई, चकला जो है शाहजहां के समय में जुड़ी थी। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मतलब सरकार, फिर चकला और परगना जो है शाहजहां के समय शुरू हो गया था। इसके आगे अगर बात की जाए, आगे देखा जाए तो आगे भूमि का जो है, साम्राज्य की भूमि किस प्रकार से बंटी हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो साम्राज्य की भूमि की बात की जाती है तो कर के आधार पे जो है भूमि तीन प्रकार से बंटी थी। एक खालसा, दूसरा
जागीर, और तीसरा जो है सर सयूरगल में बटी थी, सयूरगल में बटी हुई थी। इसी को जो है मिल्क भी कहा जाता है। देखिए खालसा क्या था, ये सीधे बादशाह के नियंत्रण में जमीन होती थी। जागीर जिसको वेतन के रूप में सूबेदारों को या उनके अधीन के लोगों को दिया जाता था। और सरग्यूल या मिल्क क्या होती थी, ये लगान फ्री भूमि होती थी, इस पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं होता था और ये अनुदान में दी जाती थी। जैसे ब्राह्मणों को या किसी प्रकार के उलेमाओं को जो है ये दान में दी जाती थी। और ये पूर्णतः जो है बादशाह के अधीन रहती थी। यहीं पे जो है भू राजस्व प्रणाली जब्ती स्टार्ट की गई थी अकबर के समय में। जब्ती याद रखिएगा, जब्ती यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 1570 और 71 के समय में टोडरमल के द्वारा। और उसके बाद देखा जाए तो जागीर भूमि में अगर बात की जाए तो जागीर भूमि को जो है दहसाल व्यवस्था शुरू हुई थी 1580 में। ये भी टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। और इसी के तहत जो है जागीर भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। एक पोलज, जहाँ प्रतिवर्ष कृषि की जा सकती थी। दूसरा परती, जहाँ 1 वर्ष के बाद कृषि की जाती थी। फिर जो है चाचर, जहाँ 2-3 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी। और बंजर, जहाँ पर कोई कृषि नहीं की जाती थी। तो इन तीनों पे जो है कर लिया जाता था, लेकिन बंजर पे किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं लिया जाता था। इसके बाद याद रखिएगा कि अकबर ने जो है एक और पद बनाया था, जिसे करोड़ी के नाम से जाना जाता है। करोड़ी 1573 में एक और पद बनाया गया था, करोड़ी नामक पद, जिसका अपने क्षेत्र से 1 करोड़ जो दाम थे वो इकट्ठा करना होते थे। वर्तमान के मतलब उस समय के 2.5 लाख रुपए के बराबर की जो बातचीत रहेगी, वो उसे इकट्ठा करना होता था अपने क्षेत्र से। और इसके बाद जो है सिक्कों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब ने जो है नस्क प्रणाली शुरू की थी, भू राजस्व की नस्क प्रणाली शुरू की थी। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे इनके सिक्कों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिक्के जो है देखिए, तांबे का सिक्का दाम इन्होंने शुरू किया था, दाम तांबे का सिक्का था। जो चांदी का जो रुपया था उसका मतलब एक जो रुपया था, चांदी का जो एक सिक्का था जिसे रुपया कहा जाता था, वो 40 दाम के बराबर होता था। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इनके समय में सोने के सिक्के जो है काफ़ी शुरू हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा ससव संसव वह होगा। और दूसरा जो था सबसे प्रचलित जो था इलाही था। तो देखिए ये वर्तमान का मान के चलिए 2000 का नोट है, सबसे बड़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता। हर कोई 2000 का, हर किसी की जेब में अपने खर्च के लिए 2000 का नोट नहीं निकलता। खैर वर्तमान में तो है भी नहीं, लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, 500 का नोट देख लीजिए। तो आप घर से अगर सब्जी लाने जाओगे तो 500 का नहीं, पहले आप 100 का नोट ढूंढोगे। और अगर नमकीन लाने जा रहे हो तो 10 का नोट। तो उसी प्रकार से इलाही था। इलाही जो है सबसे प्रचलित था, यानी कि छोटा सिक्का था। तो इसको साथ ले जाकर अगर सामान कुछ खरीदना हो तो ये काफ़ी प्रचलित था उस समय की अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा देखा जाए तो आना एक था, आना नामक सिक्का था, जो शाहजहाँ के द्वारा प्रचलित करवाया गया था। और उसके बाद देखा जाए तो जहांगीर के सिक्कों पे याद रखिएगा, जहांगीर के सिक्कों पे उसके और उसकी पत्नी के, नूरजहां के जो है चित्र देखने को मिलते हैं, या अंकित करवाया था उन्होंने खुद को, आकृतियां उनकी अंकित हैं। तो चित्र या आकृतियां अंकित है। तो ये चीज़ जो है इनके सिक्कों के बारे में देख लेते हैं। अगला जो एक अंतिम बिंदु रहेगा इनकी प्रशासन व्यवस्था से, तो वो रहेगा मनसबदारी, जो सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। सैन्य व्यवस्था से संबंधित जो है मनसबदारी व्यवस्था रहेगी, मनसबदारी। इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें जो रहेगा, जो मनसबदारी थी उसमें 10 से 500 तक के मनसब जिनके पास होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था। और जिनके पास 500 से 2500 तक के मनसब होते थे उन्हें उमरा कहा जाता था, उमरा। उसके बाद जो है जिनके पास 2500 प्लस जो मनसब हुआ करते थे उन्हें आमीर आजम के नाम से जाना जाता था, अमीर आजम के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो मनसबदारी व्यवस्था में जो है एक और कॉन्सेप्ट चलता था। खैर ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, तो इसको हम ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। खैर उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसका तो ये पिलर रहा था, लेकिन पेपर में जो पॉइंट बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो
एक जो है यहाँ पे आता है जात की बात, जात, और दूसरा आता है सवार। तो जात जो है और सवार, जात किसी मनसबदार की या उमरा अमीर की जो है क्या होती थी, वेतन या प्रतिष्ठा को दिखाती थी, कितने ऊंचे ओहदे पर है। और सवार जो है वो घोड़ों की संख्या हुआ करती थी, जो दिखाया करती थी कि किस प्रकार से जो है मतलब कितनी शक्ति उस व्यक्ति के पास है। तो ये चीज़ें थी इसमें। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, और इसी के साथ जो है मुगल पूरी तरह से हमने समाप्त कर दिए हैं। अब थोड़ा सा कौन सा सिलेबस में हमें पार्ट कवर करने को बचा है वो देख लेते हैं। इसमें जो है अब हम पुनः जो है सल्तनत काल के विघटन की ओर जाएंगे, जहां हम विजयनगर, बहमनी और कुछ छोटे राज्य को पढ़ेंगे, जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात वाले हिस्से को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो में। और उसके बाद जो है आपके साथ जो धार्मिक परिवर्तन हुए, सूफी और भक्ति आंदोलन, वो हम आपके साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद एक मराठा उत्कर्ष रहेगा, कैसे मराठाओं का जो है जन्म हुआ और कैसे वो एक राजनीतिक शक्ति बने, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे मराठों में। और उसके बाद जो एक रहेगा हमारा पूर्व मध्यकाल पे। और उसके बाद जो है आपकी 10 से 11 क्लासेस के बीच में पूरी तरह से आपकी मध्यकालीन इतिहास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसे एमसीक्यूज फॉर्म में आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।